कैरेबियन सागर की गहराइयों के बीच एक छोटी सी नाव लहरों पर चल रही थी। उस नाव पर टॉम, उसकी पत्नी जूलिया और उनके बच्चे कैसी और बेन छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। सब कुछ सही लग रहा है। टॉम अपने बेटे बेन के साथ मछली पकड़ने में जुटा था। दूसरी ओर कैसी ने हेडफोन लगाए हुए थे और अपने ही दुनिया में खोई हुई थी। जूलिया ने सोचा थोड़ा तैर लिया जाए और वह पानी में उतर गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन समुद्र का लहर कब बदल जाए कोई नहीं जानता। अचानक एक तेज धार जूलिया को अपनी ओर खींचने लगी। कुछ ही पलों में नाव उससे काफी दूर जा चुकी थी। वह घबरा गई। वह जोर से मदद के लिए पुकारती है, पर कैसी को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि उसके कानों में म्यूजिक चल रहा था। बेन भी अपने कांटे पर ध्यान लगाए था। तभी टॉम को हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह चौकन्ना होता है, नाव घुमाता है और बिना देर किए पानी में कूद पड़ता है। काफी मशक्कत के बाद वह जूलिया को पकड़ लेता है और उसे सुरक्षित नाव पर वापस ले आता है। जूलिया डर गई थी। वह कहती है कि उसे समझ नहीं आया कि अचानक वह धारा कहां से आ गई, क्योंकि ऊपर से समुद्र बिल्कुल सामान्य लग रहा था। टॉम गहरी सांस लेता है और परिवार को साफ शब्दों में कहता है कि अब कोई भी नाव से दूर नहीं जाएगा। शाम होते ही माहौल फिर से सही करने की कोशिश होती है। आज बेन का 13वां जन्मदिन था। सभी मेज के चारों ओर जमा होते हैं। तोहफे खोले जाते हैं। टॉम अपने बेटे को नया लैपटॉप देता है। कैसी अपने भाई को जेलीफिश वाला मास्क देती है। जूलिया उसे डोमिनिकन ताबीज पहनाती है और कहती है कि यह बुरी नजर से बचाएगा। सब मिलकर तस्वीर लेते हैं और केक काटने की तैयारी करते हैं। तभी कैसी के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड एडम की वीडियो कॉल आती है। वह खुश हो जाती है और बात करने लगती है, लेकिन अचानक कॉल अटक जाती है। कैमरे में पीछे आसमान के किनारे एक विशाल तूफान घूमता हुआ दिखता है, जैसे कोई काली दीवार शहर की तरफ बढ़ रही हो। कैसी को यह अजीब लगता है। वह तुरंत अपने माता पिता को दिखाती है। इसी बीच समुद्र की सतह पर हलचल होने लगती है। विशाल हम्पबैक व्हेल उनकी नाव के आसपास तैर रही थी। ऐसा लगता था मानो वे किसी अनजानी दिशा में भाग रही हों। तभी एक व्हेल नाव से टकरा जाती है। जोरदार झटका लगता है। टॉम तुरंत नीचे जाकर नुकसान देखने जाता है। कुछ देर बाद वह ऊपर आता है और बताता है कि किसी समुद्री जीव ने उसके कंधे पर गहरा घाव कर दिया है। जूलिया घबराती नहीं। वह तुरंत पट्टी करती है। जांच में पता चलता है कि एक प्रोपेलर टूट चुका है। रेडियो से मदद मांगी जाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। फोन में भी नेटवर्क नहीं था। टॉम बताता है कि राशन सिर्फ 4 दिन का बचा है। तभी आसमान में चमकती हुई चीजें दिखने लगती हैं। पहले लगता है जैसे उल्कापिंड बरस रहे हों। एक जलता हुआ टुकड़ा नाव के बेहद पास गिरता है। टॉम इंजन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा प्रोपेलर भी जवाब दे देता है। इंजन गर्म होकर बंद हो जाता है। ध्यान से देखने पर टॉम समझ जाता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि टूटे हुए उपग्रहों के मलबे हैं जो धरती की ओर गिर रहे हैं। वह तुरंत अपने परिवार को गले लगाता है और उन्हें अपने शरीर से ढक लेता है। किस्मत से बड़ा टुकड़ा नाव से टकराने से बच जाता है, लेकिन बाहर रुकना अब खतरे से खाली नहीं था। सभी केबिन में चले जाते हैं और दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर देते हैं। उपग्रहों के टुकड़ों की टक्कर से नाव का संतुलन बिगड़ जाता है। झटकों में बेन चोटिल हो जाता है। उसके माता पिता उसे संभालकर सोफे पर बैठाते हैं। टॉम बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाता है और फिर से रेडियो पर मदद की कोशिश करता है। तभी असली तूफान आ पहुंचता है। लहरें दीवार बनकर टकराने लगती हैं। नाव जोर जोर से डगमगाती है। डर और घबराहट से जूलिया की नाक से खून बहने लगता है। कैसी को चक्कर आने लगते हैं। बेन अपने कमरे की ओर भागता है, लेकिन सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाता है। हालात बेकाबू थे, फिर भी टॉम और जूलिया हिम्मत नहीं हारते। वे अपने बच्चों को थामे रहते हैं और चारों एक साथ बैठकर उस भयानक रात के गुजरने का इंतजार करते हैं। घंटों की जंग के बाद सुबह होती है। तूफान थम चुका था। चारों धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। सामने जो दृश्य था उसने सबको हैरान कर दिया। नाव बुरी तरह टूट हो चुकी थी। जहाज अब लहरों पर नहीं था। वह एक बेजान फटी हुई जमीन के बीचों बीच अटका खड़ा था। चारों तरफ दूर तक सिर्फ सूखी धरती, जैसे समुद्र कभी था ही नहीं। ऐसा लग रहा था मानो पानी पूरी दुनिया से उठकर कहीं और चला गया हो और पीछे एक विशाल रेगिस्तान छोड़ गया हो। टॉम इस अजीब मंजर को देखकर गहरी सोच में डूब जाता है। उसे याद आता है कि लाखों साल पहले पृथ्वी के ध्रुवों में बदलाव हुआ था। वह अंदाजा लगाता है कि शायद वैसी ही कोई घटना फिर से हुई है। अगर सच में धरती के पोल खिसक गए हैं तो समुद्र ने अपना रास्ता बदला होगा, और जब इतना पानी एक साथ हिलता है तो वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देता है। करोड़ों लोगों का क्या हुआ होगा, यह सोचकर कैसी का दिल बैठ जाता है। उसे एडम की चिंता
चिंता सताने लगती है। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। टॉम और जूलिया समझ जाते हैं कि दुख मनाने का वक्त नहीं है। वे जहाज की हालत देखते हैं, जो कुछ ठीक हो सकता है उसे ठीक करने लगते हैं और बचे हुए खाने पानी को इकट्ठा करने लगते हैं। बेन भी अब बच्चा नहीं बनना चाहता। वह अपने जन्मदिन के गुब्बारे निकालता है, उन्हें रस्सी से बांधकर आसमान में छोड़ देता है ताकि अगर आसपास कोई और जिंदा इंसान हो तो उससे संकेत मिल सके। उसी दौरान टॉम रेडियो के तारों से जूझते हुए आखिरकार उसे चालू करने में कामयाब हो जाता है। वह दोबारा मदद के लिए पुकारता है। इस बार जवाब आता है। दूसरी तरफ एक लड़का है जो खुद को कैप्टन नोआ बताता है। वह कहता है कि वह एक पनडुब्बी का कमांडर है और जब यह बदलाव हुआ उसकी पनडुब्बी समुद्र की गहराई में थी। उसके मुताबिक यह सब शायद इंसानी लापरवाही का नतीजा है। प्रदूषण और प्रकृति से छेड़छाड़ ने धरती का संतुलन बिगाड़ दिया। बताता है कि उसके सिस्टम के हिसाब से यह बदलाव स्थायी नहीं है। एक हफ्ते के अंदर समुद्र फिर अपनी पुरानी जगह लौटेगा और जब ऐसा होगा तो जो भी इस सूखी जमीन पर है वह पानी की ताकत के आगे टिक नहीं पाएगा। वह सलाह देता है कि वे तुरंत ऊंचाई की तरफ निकल जाएं। टॉम आखिरी सवाल पूछता है, क्या पनडुब्बी इस तबाही से बच पाएगी? जवाब आता है, शायद हाँ, लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोगों के लिए जगह है। यह सुनकर टॉम और जूलिया का दिल टूट जाता है। फिर भी वे हिम्मत जुटाकर कैप्टन से कहते हैं कि वह उनके बच्चों को ले जाए। कम से कम कैसी और बेन को तो जीने का मौका मिले। थोड़ी चुप्पी के बाद कैप्टन मान जाता है और लोकेशन भेज देता है। वह जगह यहाँ से 3 दिन की दूरी पर है। रात को टॉम परिवार से कहता है कि जितना हो सके आराम कर लें क्योंकि अगली सुबह लंबा सफर शुरू होगा। सुबह होते ही वे जरूरी सामान बांधते हैं। तभी टॉम देखता है कि दूर से एक आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसके साथ एक कुत्ता है और हाथ में हारपून। टॉम सतर्क रहते हुए भी दोस्ती का इशारा करता है और उसे पानी देता है। आदमी पानी खत्म करता है और अचानक टॉम पर टूट पड़ता है। वह उसे जमीन पर गिरा देता है। जूलिया दौड़कर बीच में आती है लेकिन वह दरिंदा टॉम के गले पर वार कर देता है। कुछ ही पलों में टॉम की सांस थम जाती है। जूलिया का दिल चकनाचूर हो जाता है लेकिन उसके पास रोने का वक्त नहीं है। जैसे ही वह बच्चों को सचेत करने भागती है, हमलावर हारपून फेंकता है जो उसके कंधे में धंस जाता है। दर्द से जूझती हुई वह किसी तरह जहाज के अंदर पहुंचती है और दरवाजा बंद कर देती है। वह कैसी और बेन को फ्लेयर गन थमाती है और उन्हें सोफे के नीचे बने छिपे खाने में घुस जाने को कहती है। खुद बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद करती है और हाथ में चाकू कस लेती है। कुछ देर बाद वह आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। वह इधर उधर तलाश करता है, खाने का डिब्बा उठा लेता है। जूलिया अपने घाव पर कपड़ा कसकर बांधती है और इंतजार करती है। कदमों की आहट पास आती है। बाथरूम का हैंडल घूमता है, दरवाजा खुलता है लेकिन अंदर कोई नहीं। उसी पल जूलिया जहाज की दीवार में बने छोटे छेद से बाहर निकल चुकी होती है। बाहर कदम रखते ही वह उस कुत्ते से टकरा जाती है। कुत्ता भौंकता है और अपने मालिक को संकेत देता है। वह उसकी ओर झपटता है। जूलिया के पास कोई चारा नहीं बचता। वह खुद को बचाने के लिए ब्लेड से वार करती है। कुत्ता गिर पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर हमलावर दौड़ता है। अपने पालतू को मृत देख उसका चेहरा खून से भी ज्यादा लाल हो जाता है। अब वह बदले की आग में जल रहा है। वह जूलिया को खोजने निकलता है। दूसरी ओर जूलिया फिर से जहाज पर चढ़ जाती है। जूलिया जैसे ही अपने बच्चों को ढूंढते हुए केबिन में आगे बढ़ती है, अचानक वह दरिंदा पीछे से टूट पड़ता है। उसके चेहरे पर जोरदार वार होता है और वह फर्श पर गिर जाती है। आदमी उसके पैरों को पकड़कर घसीटने लगता है जैसे शिकार को खींच रहा हो, लेकिन जूलिया हार मानने वालों में से नहीं थी। वह पूरी ताकत से उसे लात मारती है। हमलावर थोड़ा पीछे हटता है। जूलिया झट से अपना चाकू पकड़ने की कोशिश करती है मगर वह उससे पहले ही चाकू छीन लेता है। अगले ही पल वह उसका सिर जमीन पर दे मारता है। जूलिया की नाक से खून बहने लगता है। सोफे के पीछे छिपे कैसी और बेन यह सब देख रहे थे। डर ने उन्हें जकड़ लिया था। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी वह आदमी जूलिया को एक और मुक्का मारता है और उसे सोफे पर पटक देता है। वह उसकी गर्दन दबाने की कोशिश करता है। अब कैसी से रहा नहीं जाता। वह छिपे हुए खाने से फ्लेयर गन निकालती है, निशाना साधती है और ट्रिगर दबा देती है। गोली सीधा उस आदमी को लगती है। चिंगारी उछलती है और रसोई के हिस्से में आग भड़क उठती है। धुआं फैलने लगता है। जूलिया तुरंत उठती है और जरूरी सामान समेटने दौड़ती है ताकि सब कुछ जलने से पहले बचा सके। जैसे ही वह बैग उठाती है, वह आदमी फिर से उठ खड़ा होता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जूलिया सीधे उसके चेहरे पर जोरदार लात मारती है। वह लड़खड़ा जाता है। जूलिया भागकर बच्चों के पास पहुंचती है। कैसी और बेन अपने पिता टॉम के पास जाते हैं। वे उन्हें झकझोरते हैं, गले लगाते हैं, चाहते हैं कि वह आंखें खोल दें, लेकिन टॉम अब कभी नहीं उठेगा। जूलिया जानती है कि रुकना मौत को बुलाना है। वह बच्चों
का हाथ पकड़ती है और तीनों पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पीछे से वह आदमी जो अब भी जिंदा है उनका पीछा कर रहा होता है। कुछ दूर जाकर वे सांस लेने के लिए रुकते हैं। बेन की आंखों में आंसू हैं। उसे लगता है कि उसके उड़ाए गुब्बारों ने ही उस खतरे को बुलाया। वह खुद को दोष देता है। जूलिया उसके कंधे पर हाथ रखती है। वह कहती है कि यह उसकी गलती नहीं है, असली दोष उस दुनिया का है जिसने इंसान को इतना बेरहम बना दिया। वह वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने बच्चों को बचाकर रखेगी। आराम के बाद वे फिर पनडुब्बी की दिशा में चल पड़ते हैं। आखिरकार उन्हें रेगिस्तान के बीच एक टूटा हुआ हवाई जहाज दिखाई देता है। वे फैसला करते हैं कि आज की रात वहीं गुजारेंगे। विमान के अंदर वे अस्थायी ठिकाना बना लेते हैं। जूलिया एक सीट पर बैठती है और उसे बेन के जन्मदिन की तस्वीर मिलती है। तस्वीर में टॉम मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें भर आती हैं। इसी दौरान कैसी अपनी माँ से पूछती है कि वह और टॉम कैसे मिले थे। जूलिया हल्की मुस्कान के साथ अतीत में लौटती है। वह बताती है कि जब वह डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रही थी उसी अस्पताल में टॉम को लाया गया था। वह कॉलेज रिसर्च के दौरान घायल हो गया था। जूलिया ने उसकी देखभाल की। जब टॉम को होश आया उसने पहली नजर में ही उसे पसंद कर लिया। धीरे धीरे दोनों करीब आए। फिर पढ़ाई के कारण टॉम को जर्मनी लौटना पड़ा। कुछ महीनों बाद वह मियामी में नौकरी लेकर वापस आया। उसने जूलिया से कहा कि अगर वह उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे तो वह यह मौका लेगा। जूलिया ने हाँ कह दी। दोनों ने शादी की और एक खुशहाल परिवार बसाया। लेकिन अब वह खुशी सिर्फ याद बन चुकी है। उस आदमी ने जो अब भी उनका पीछा कर रहा है उनकी दुनिया उजाड़ दी है। तीनों कुछ पल तक चुप बैठे रहते हैं। टॉम की याद फिर ताजा हो जाती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थकान, दर्द और डर सब मिलकर उन्हें तोड़ चुके थे। वे उसी टूटे विमान के अंदर दिन का बाकी वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे जूलिया और बेन की आंख लग जाती है, लेकिन कैसी को नींद नहीं आती। वह बाहर निकलकर आसपास का मुआयना करने लगती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वही दरिंदा जिसे वे मरा समझ चुके थे पास ही छिपा है और मौका ढूंढ रहा है। तभी उसे उस आदमी की परछाई दिखाई देती है। बिना एक पल गंवाए जूलिया चाकू लेकर पीछे से उस पर टूट पड़ती है। पहला वार उसकी पीठ में धंसता है, दूसरा सीधे सीने के पास। वह आदमी लड़खड़ाता है लेकिन जूलिया रुकती नहीं। उसके अंदर जमा सारा गुस्सा, दर्द और टॉम की मौत का जख्म एक साथ बाहर आ जाता है। वह बार बार वार करती है जब तक कि वह हिलना बंद नहीं कर देता। कैसी ये सब देखकर सन्न रह जाती है। वह दौड़कर अपनी माँ को गले लगाती है ताकि वह खुद को संभाल सके। आखिरकार खतरा खत्म हो जाता है। उस रात उन्हें पहली बार सुकून की नींद मिलती है। सुबह जब वे उस आदमी की लाश देखने जाते हैं तो डर एक बार फिर सिर उठाता है। शरीर बुरी तरह फटा हुआ है, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच डाला हो। जूलिया समझ जाती है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ दूरी पर उन्हें टूटी कुर्सियों से भरा एक खुला मैदान मिलता है। वे वहीं अस्थायी ठिकाना बना लेते हैं। थकान इतनी है कि वे कुछ देर वहीं लेट जाते हैं। तभी दूर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जमीन पर तेज पंजों की खरोंच जैसी ध्वनि। जूलिया का दिल धड़क उठता है। वह बच्चों को उठाती है और तीनों भागते हैं। सामने एक ऊंची पहाड़ी है। वे चढ़ते हैं और ऊपर पहुंचकर देखते हैं कि एक विशाल कार्गो शिप सूखी जमीन पर अटकी है। उसके आसपास कुछ बचे हुए लोग डेरा डाले हैं। जूलिया मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वे लोग हथियार ताने खड़े हैं। डर ने उन्हें पत्थर बना दिया है। वे इनकार कर देते हैं और कंटेनरों के अंदर छिप जाते हैं। उसी वक्त समुद्र से आए भयावह जीव वहां पहुंच जाते हैं। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे कंटेनरों के ऊपर चढ़ जाएं। वह खुद भी ऊपर चढ़ने लगती है। तभी एक विशाल जीव उस पर झपटता है और उसके पैर को घायल कर देता है। दर्द के बावजूद वह किसी तरह ऊपर पहुंच जाती है। नीचे अफरा तफरी मच जाती है। वे जीव कंटेनरों को तोड़कर अंदर घुसते हैं और बाकी लोगों को खत्म कर देते हैं। यह मंजर देखकर बच्चों की सांसें थम जाती हैं। कुछ ही देर में जूलिया खून बहने और दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो बच्चे पास नहीं होते। उसका दिल घबरा उठता है। वह उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ती है और कुछ दूरी पर कैसी मिलती है। वह मदद की तलाश में गई थी, लेकिन कोई जिंदा इंसान नहीं मिला। वह रेडियो चालू करती है और कैप्टन नोआ से संपर्क करती है। वह उन्हें बताता है कि ये जीव दरअसल समुद्र की गहराई से आए आर्थ्रोपोड्स हैं। सदियों से अंधेरे और दबाव में जी रहे ये जीव अब जमीन के माहौल में खुद को ढाल रहे हैं। ज्यादा ऑक्सीजन उन्हें और भी आक्रामक बना रही है। वे इंसानों को सिर्फ शिकार की तरह देखते हैं। नोआ की आवाज में जल्दबाजी है। वह बताता है कि पनडुब्बी के सिस्टम के अनुसार समुद्र उम्मीद से पहले लौटने वाला है। कुछ ही घंटों में यह सूखी धरती फिर लहरों में डूब जाएगी। अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो पानी की लहरें उन्हें भी निगल लेगी। इतना कहकर नोआ आसमान में एक फ्लेयर दागता है ताकि उन्हें दिशा मिल सके। वह समझ जाते हैं कौन सी दिशा में जाना है। सामने एक गहरी खाई थी जिसके
किनारे नुकीले पत्थरों से भरे और बेहद संकरे थे। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। वे सावधानी से आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक ऊपर से एक विशाल चट्टान टूटकर नीचे गिरने लगी। वह सीधे कैसी और बेन की तरफ आ रही थी। ठीक उसी पल जूलिया बिजली की तरह आगे बढ़ी और दोनों को धक्का देकर अलग कर दिया। बच्चे तो बच गए, लेकिन गिरती चट्टानों ने माँ और बच्चों के बीच पत्थरों की दीवार खड़ी कर दी। अब जूलिया उनके पास नहीं पहुंच सकती थी। दूरी के उस पार खड़ी जूलिया ने अपने बच्चों से कहा कि वे रुके नहीं, आगे बढ़ें और खुद को सुरक्षित करें। कैसी और बेन ने इनकार किया, पर जूलिया ने सख्ती से समझाया कि वह किसी भी तरह उनके पास लौट आएगी। माँ की बात मानकर दोनों पनडुब्बी की ओर भागते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि नाव बुरी तरह टूटी है। उसके शरीर पर हमलों के निशान हैं, मानो आर्थ्रोपॉड्स ने उसे भी नहीं छोड़ा। खून बहुत बह चुका है और साफ है कि उसके पास वक्त कम है। फिर भी वह चाहता है कि बच्चे पनडुब्बी में चले जाएं और अपनी जगह जूलिया को दे दी जाए। यह सुनते ही कैसी का दिल बैठ जाता है। वह जूलिया को लेने वापस दौड़ पड़ती है। कैसी दौड़ती हुई माँ के पास जाती है। उधर जूलिया को आर्थ्रोपॉड्स की डरावनी आवाजें पास आती सुनाई देती हैं। वह कैंप से लाई गई शॉटगन उठाती है और गोलियां चलाने लगती है। कुछ आर्थ्रोपॉड्स गिरते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। उसकी बंदूक लगभग खाली हो चुकी है। एक पल के लिए उसे लगता है कि अब सब खत्म है। वह थक कर खड़ी रह जाती है, जैसे अंत को स्वीकार कर रही हो। तभी ऊपर से कैसी की आवाज आती है। वह चट्टानों के ऊपर खड़ी हाथ बढ़ाए कहती है कि पनडुब्बी में अभी एक सीट बाकी है। ये सुनते ही जूलिया के अंदर नई जान आ जाती है। वह पूरी ताकत लगाकर चट्टानों पर चढ़ती है और कैसी की मदद से ऊपर पहुंच जाती है। माँ और बेटी साथ में पनडुब्बी की ओर भागती हैं। पीछे सैकड़ों आर्थ्रोपॉड्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ समुद्री जीव फैल चुके हैं। किसी तरह तीनों पनडुब्बी के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर बैठकर वे खिड़की से बाहर झांकते हैं। सामने समुद्र की एक विशाल लहर उठ रही है जो सीधे उनकी तरफ बढ़ रही है। वे तुरंत अपनी सीट पर बैठते हैं और बेल्ट कस लेते हैं। अगले ही पल वह लहर पूरे रेगिस्तानी इलाके को डुबो देती है और पूरी ताकत से पनडुब्बी को झटका देती है। अंदर बैठे जूलिया, कैसी और बेन को नहीं पता कि अगला पल उनका होगा या नहीं। घंटों तक यह अफरा तफरी चलता है। फिर अचानक सब शांत हो जाता है। पनडुब्बी स्थिर महसूस होती है। जूलिया ऊपर का हैच खोलती है। बाहर का दृश्य देखकर वे दंग रह जाते हैं। वे एक ऐसे शहर में आ गिरे हैं जो समुद्र की भीषण लहरों से पूरी तरह तबाह हो चुका है। चारों तरफ मलबा और इमारतें खड़ी हैं। जूलिया अपने बच्चों को सुरक्षित देखती है और उन्हें सीने से लगा लेती है। और यह मूवी यही तो खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखें।